जब मेरे को लोग मियाँ खलीफा एक पोर्न स्टार है, एक साइड में उसका चेहरा लगा के एक साइड में मेरा, और तुलना करते हुए बताया कि बताओ इसका चश्मा मिल रहा है, ये तो ऐसी ही है। सिर्फ मेरा चश्मा क्योंकि उस लड़की से मिलता है, हो सकता है फ्रेम को कोई भी कैसा भी खरीद सकता है, तो मेरे चरित्र का हनन करना शुरू कर दिया और मेरे नाम से अपमानजनक तरीके से वो ट्रेंड होने लगा। उस दिन जब ऐसा हुआ तो लिटरली मेरे आंख से आंसू आ गए थे, क्योंकि हम जहाँ से आते हैं ना, बहुत बड़ी चीज़ है ये सब बहुत घिनौनी बात है कि भाई क्या चल रहा है, ये क्यों चल रहा है। ठीक है, उससे कोई लेना देना नहीं है, मेरे शरीर में कुछ भी ऐसा मेरा चरित्र हनन कर देने से कुछ हो नहीं जा रहा है। ये सब ठीक लगता है सोशल मीडिया पे, पर जब आप घर लौटते हैं ना, तो आपके मम्मी पापा का चेहरा देख करके लगता है कि क्या सोच रहे हैं ये। आपको पता है मैंने अपने भाई को हर जगह से ब्लॉक कर दिया है कि वो देखने ना पाए कि उसकी बहन को लोग क्या गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं। अरे कैसन बा तो हर चौकी दरिया हो, इज्जतिया लुटाई गईले हो। क्योंकि भोजपुरी के गंदे गायक मनोज तिवारी जी को टिकट मिलता है, तीसरी बार टिकट मिलता है। भोजपुरी के गंदे गायक लहंगा उठा दे रिमोट से फेम रवि किशन जी को जब टिकट मिलता है तो मुझे होती है चिंता अपनी भोजपुरी के लिए। जब रहरी में इंटर कैलू, सरसों में बीए, उखियरिये में एमा उमा के पढ़ाई फेम दिनेश लाल यादव और निरहुआ जी को टिकट मिलता है तो मुझे होती है चिंता। इसके बाद गोदी में लेके जन खोदी है जीजा जी गाने वाले पवन सिंह को जब आसनसोल से टिकट मिलता है तो मैं अपना माथा पीट लेती हूँ। हो भेज के DCBI करत बरजोर बाड़े, साहेब चंदा चोर बाड़े हो। नमस्कार दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों की बात जब हम करें या जब हम कहें कि ये युद्ध और इसकी रणभेरी बजी, तो एक शब्द हम सब ने सुना, शक्ति। शक्ति की उपासना करने की बात नरेंद्र मोदी ने कही और कहा कि भारतीय जनता पार्टी शक्ति की उपासना करती है। लेकिन लगातार जो तमाम बयान आ रहे हैं कई नेताओं के, जब अभी अभी आपने लक्ष्मीकांत वाजपेयी का बयान सुना होगा, जो झारखंड के प्रभारी हैं, जिन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं को बरी करवाने के लिए वो अधिकारियों की मां बहन कर देते हैं। इस तरह के बयान हो, या फिर तमाम वो महिलाएं जो मुखर हैं, जो बोलती हैं लेकिन मनुस्मृति को जो शायद पसंद ना हो, क्योंकि वो बोलती हैं, क्योंकि वो मुखर हैं, ऐसी महिलाओं का कैरेक्टर असैसिनेशन भी होता है। आलोचना तो एक जगह है। तो शक्ति की उपासना करने की बात करने वाले दरअसल शक्ति से अपने आप को कितना जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, या फिर दरअसल वो शक्ति का कितना सम्मान करते हैं, ये क्वेश्चन मार्क के घेरे में है, संदेह के घेरे में है। हालांकि हम आपसे ये गुजारिश करना चाहते हैं और आपसे ये बताना चाहते हैं कि हम लोग शक्ति के उपासक हैं। शक्ति वो तमाम लोग हैं, केवल महिलाएं नहीं, पुरुष भी इसमें हैं, जो मुखर हैं, जो अपने वजूद, अपने हैसियत को सम्मान करते हैं और उसके कारण वो सवाल पूछने से डरते नहीं, चाहे कितनी भी बड़ी ताकत आ जाए। और जो चीज़ें ज़रूरी हैं समाज के लिए, हमारे लिए, उस पर लगातार बोलते लिखते रहते हैं। तो आज स्टूडियो में ऐसी ही एक शक्ति हमारे साथ है, नेहा सिंह राठौड़। कैसे आपको मैं एडजेक्टिफाई करूं, आपका विशेषण दूं, आपको मैं लोक गायिका कहूं या सामाजिक कार्यकर्ता कहूं या फिर राजनेता भी कह दूं, अभी जैसे चर्चाएं चल रही हैं। बहरहाल लोक गायिका के रूप में ये मशहूर हैं और जबरदस्त इनके ट्विटर हैंडल्स पे आप देखिएगा सामाजिक जो विषय हैं उन पर लगातार मुखर रही हैं नेहा सिंह राठौड़। तो लोक गायिका नेहा सिंह राठौड़ हमारे बीच हैं। बहुत बहुत स्वागत नेहा। शुक्रिया, और मॉलिटिक्स देख रहे सारे दर्शकों को नेहा सिंह राठौड़ की तरफ से प्रणाम। बहुत बढ़िया जी, प्रणाम हमारी तरफ से। नेहा, सबसे पहला सवाल आपसे यही लेंगे, शक्ति की उपासना की बातचीत से शुरू हुआ मेरे हिसाब से लोकसभा समर का जो तैयारियां थी, और वो इस हद तक पहुंच गया कि लगातार हम सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग देख रहे हैं, गालियां देख रहे हैं, आलोचना एक जगह बनती है, लेकिन आलोचना ने कैरेक्टर असैसिनेशन का रूप ले लिया है और आप इस वक्त फिलहाल मौजूदा परिवेश में सबसे बड़ी विक्टिम नजर आती हैं उस कैरेक्टर असैसिनेशन का। तो हाउ डू यू सी इट, कैसे देखती हैं आप इस पूरे आइडिया को? देखिए, एकदम ठीक बात है। प्रधानमंत्री जी अक्सर अपने भाषणों में नारी शक्ति और शक्ति स्वरूपा की बात करते रहते हैं। बहुत अच्छी बात है, बातें अच्छी लगती हैं, पर ग्राउंड पे देखा जाए, ग्राउंड मतलब मैं सोशल मीडिया की बात कर रही हूँ फिलहाल, तो वहाँ पे देखा जाता है, मैं बिल्कुल अपनी बात करना चाहूँगी। कई बार ऐसा होता है टीवी चैनलों के डिबेट में कि मैं जब अपनी बात करने को आती हूँ तो लोग कहते हैं चुप चुप हो जाइए, चुप हो जाइए। क्यों भाई, क्यों? बात बहुत बड़े लेवल पे कंगना रनौत के बारे में चलती है कि भाई कंगना रनौत का सम्मान आहत हो गया। एकदम ठीक बात है, हर लड़की का सम्मान है, सबका सम्मान है इनफैक्ट। लेकिन जब भी मैं ऐसे
अपने बारे में पर्सनल बोलना शुरू करती हूँ कि मैं अपने बारे में बात करूंगी तो टीवी चैनल वाले मुझे रोक देते हैं। पर थैंक यू नीरज जी, आपने मुझे ऐसे रोका नहीं। मैं पर्सनली अपने बारे में बताना चाहूँगी, जैसे कि आपने बताया कि मैं विक्टिम हूँ। बिल्कुल मैं विक्टिम हूँ। कैसे हूँ मैं बता देती हूँ। मुझे याद है वो दिन जिस दिन कंगना रनौत को लोगों ने अपमानजनक तरीके से, बिल्कुल ठीक बात है, उसकी आलोचना होनी चाहिए, उसकी भर्त्सना होनी चाहिए, गलत बात है, नहीं होना चाहिए। भाजपा के लोगों ने एकदम अपने मन का ट्विटर पे तो हर जगह जो है कंगना रनौत के सम्मान की लड़ाई लड़ रहा है। स्वयं स्मृति ईरानी जी जो महिला कल्याण एवं बाल विकास मंत्री हैं, NCW भी, रेखा शर्मा ने भी बोला कि इस पे कॉग्निजेंस लिया जाए। बिल्कुल, इस मामले को उन्होंने खुद भी संज्ञान में लिया कि आगे भी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन नीरज जी, सेम उसी दिन की बात है जब मेरे को लोग, मियां खलीफा एक पोर्न स्टार है, एक साइड में उसका चेहरा लगा के एक साइड में मेरा, और तुलना करते हुए बताया कि बताओ इसका चश्मा मिल रहा है, ये तो ऐसी ही है। सिर्फ मेरा चश्मा क्योंकि उस लड़की से मिलता है, हो सकता है फ्रेम को कोई भी कैसा भी खरीद सकता है, तो मेरे चरित्र का हनन करना शुरू कर दिया और मेरे नाम से अपमानजनक तरीके से वो ट्रेंड होने लगा। आपको पता है ट्रोल तो बहुत दिनों से कर रहे थे, तो मैं इग्नोर कर रही थी कि अरे चलो ठीक है, ये तो इनका रोज का काम है, ये तो इनका रोज का काम है। लेकिन एक दिन मेरी नींद खुली और मैं देख रही हूँ कि एकदम टॉप ट्रेंडिंग पे चल रहा है मियां खलीफा, हाँ मियां खलीफा नेहा सिंह राठौर। उसको ऐसे आप देखो तो उसमें पता चलता है कि हमारा और मियां खलीफा कैसे। बहुत दुख हुआ, मैंने कहा ये क्या चल रहा है। मैंने प्रधानमंत्री जी से पूछना शुरू किया, भाई नारी शक्ति की बात करते हैं आप। और एक कॉमन चीज मैं आपको बता रही हूँ, मुझे ट्रोल करने वाले लोगों में एक कॉमन चीज क्या मैंने देखा, और ये एकदम सच बात है, फलाना कुमार ब्रैकेट में मोदी का परिवार, ढिमकाना ब्रैकेट में सनातनी, फलाना ढिमकाना जय श्री राम ब्रैकेट में भारत माता की जय। तो मैं सोच रही हूँ, और ये तो इतनी गंदी गंदी गालियां कि जो मैं कैमरे पे बोलने में भी मैं जो है वो सहज महसूस नहीं करती हूँ। आपको मोटा मोटी आइडिया तो होगा कि ये लोग क्या, ये जितने तथाकथित या स्वघोषित राष्ट्रवादी हैं, देशभक्त हैं, राम को लाने वाले हैं, उन लोगों की तादाद ज्यादा दिखी। उन लोगों की ही तादाद है पूरी, उनकी पूरी फौज है। ये अपने आप को सनातनी करके इंट्रोड्यूस करते हैं, या इनका बायो देख लो तो आपको बताएंगे कि हिंदू राष्ट्र बनाने वाले हैं, राष्ट्रवादी हैं, देश को इन्हीं की जरूरत है, मोदी का परिवार और यही सारे लोग। तो मेरा कहने का मतलब बस इतना है कि क्या प्रधानमंत्री जी, स्मृति ईरानी जी और स्वयं जो राष्ट्रीय महिला आयोग है, मेरे को इस देश की बेटी नहीं समझता क्या? नेहा सिंह राठौर इस देश की बेटी नहीं है? टीवी चैनलों में डिबेट तो हो रहे थे, लेकिन कंगना रनौत के सम्मान की लड़ाई पूरी मीडिया भी लड़ रहा था। ये जो नोएडा के न्यूज एंकर्स हैं, सो कॉल्ड अपने आप को जो एकदम से सुपरस्टार वाले समझते हैं, सबसे बड़े सेलिब्रिटी जो एंकर्स हैं, वो भी जो है कंगना रनौत के लिए ऐसा कैसे हो सकता है? अरे नेहा सिंह राठौर इस देश की बेटी नहीं है। मेरा सम्मान कोई मैटर नहीं करता है। तो मुझे यही समझ में आया, मैंने 3-4 दिन तक लगातार ट्वीट करके, टैग करके प्रधानमंत्री जी से, स्मृति ईरानी जी से और राष्ट्रीय महिला आयोग से मैं पूछती रही कि मेरे मामले को आप कब संज्ञान में ले रहे हो? मेरा चरित्र हनन किया जा रहा है, मुझे सार्वजनिक रूप से बेइज्जत किया जा रहा है, आप मेरे मामले को कब संज्ञान में ले रहे हो? मानसिक रूप से मुझे परेशान किया जा रहा है। आपको पता है नीरज जी, आप भी बिहार से हैं, मैं भी बिहार से हूँ, हम लोग बहुत साधारण परिवार से आते हैं। सोशल मीडिया पे ठीक है कि आपके इतने फॉलोअर्स हैं, आपको लोग पसंद करते हैं, ये सब ठीक लगता है सोशल मीडिया पे, ठीक बात है। पर जब आप घर लौटते हैं ना, तो आपके मम्मी पापा का चेहरा देख करके लगता है कि क्या सोच रहे हैं ये। आपको पता है मैंने अपने भाई को हर जगह से ब्लॉक कर दिया है कि वो देखने ना पाए कि उसकी बहन को लोग क्या गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं। उसकी बहन ने कोई अपराध थोड़ी किया है, उसकी बहन इस देश की बेटी है, उसकी बहन एक लोकतांत्रिक देश में रहती है अब तक अच्छा कि आपने ऐसा बोल दिया। तो ये चीजें मुझे लगती है, कई बार मुझे लगता है कि अगर आपको अपना सम्मान बचाना है तो आपको भाजपा में शामिल होना पड़ेगा। अगर आप भाजपा में शामिल नहीं हैं, अगर आप किसी भी तरीके से भाजपा से जुड़े नहीं हैं, तो आप इस देश में 2म दर्जे के नागरिक हैं। आप कुछ भी बोलिए, हटो साइड।
चलिए, यही मेरा सवाल था जिसका जवाब आप दे चुकी हैं कि मामला केवल नेहा सिंह राठौड़ तक भी महदूद नहीं है। अगर अब एक पार्टी से या एक विचारधारा से नहीं जुड़ी हुई हैं तो आप उनके लिए गालियां देने का या फिर आलोचना करने का एक टारगेट बन सकती हैं। बिल्कुल बन सकते हैं। देखिए, मैं अब क्योंकि मैं महिला हूं तो मैं स्मृति ईरानी जी से कई बार मैंने सवाल किया कि भाई मुंह में दही जमा ली है क्या, दिख नहीं रहा है, आंख पे पट्टी बांध ली है क्या आप, बहुत महिला सम्मान की बात करती रहती हैं आप। अंकिता भंडारी पे मैंने तो देखा चैनल वाले कुछ ऐसे पूछ दिए कि भाई अंकिता भंडारी पे क्या कहना चाहेंगे, अरे मुंह छुपा के भाग रही थी, बोलते नहीं बन रहा है। महिला कल्याण एवं बाल विकास मंत्री हैं स्मृति ईरानी, पीरियड्स के बारे में उन्होंने जो असंवेदनशील बयान दिया आपने सुना ही होगा, तो वो तो कहीं से पता ही नहीं चलता कि कोई मंत्री भी है, कोई मंत्रालय भी है। ये सच में ये महिलाओं का कल्याण करना चाहते हैं ये लोग कहते हैं कि महिला सशक्तिकरण पे हम काम कर। सोशल मीडिया पे मोदी का परिवार लिखने वाला आदमी महिलाओं को भद्दे तरीके से ट्रोल और हतोत्साहित कर रहा है, आप महिला को कैसे सशक्त करेंगी? अरे एक महिला जो सड़क पे निकल, सड़क माने सोशल मीडिया का सड़क, आप ऐसे समझिए, सड़क चौराहा, वहां पे 4 लफंगे, मोदी के परिवार से ताल्लुक रखने वाले 4 लफंगे सोशल मीडिया रूपी चौराहे पे किसी लड़की का दुपट्टा खींच रहे हैं। दुपट्टा खींचना इसी को चरित्र हनन की बात आप समझिए। जब महिला वहां पे सुरक्षित ही नहीं महसूस करेगी तो वो सशक्त कैसे होगी? देश कैसे सशक्त होगा? जब हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा। लोकतंत्र कैसे मजबूत होगा? जब 4 लोग मिलकर के आलोचना करेंगे सत्ता पक्ष की, तब आप उस पर काम करोगे। तो आपको तो लगता, मोदी जी का एक जगह मैंने कुछ ऐसी स्पीच देखा कि वो ये बोले हैं कि जो लोग अधिकारों की बात कर रहे हैं, अधिकारों की बात करने से देश कमजोर हो रहा है। ये बहुत खतरनाक स्टेटमेंट था मेरे हिसाब से 2022 का, कि फोकस ऑन राइट्स इन 75 इयर्स हैड मेड आवर कंट्री वीक। तो एक चुनाव हुआ प्रधानमंत्री जब ये कहे कि नागरिक अधिकारों की बात करने के कारण हम कमजोर हुए, ऐसे में नेहा सिंह राठौड़, आपके जैसे लोग या फिर तमाम वो लोग जो लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए लड़ रहे हैं, और लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए लड़ने का मतलब यही है कि आप अपने नागरिक धर्म का पालन कर रहे हैं, आप अपने अधिकारों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं उनसे जिन्हें आपने चुना है। तो जब प्रधानमंत्री ये बात कहे कि नागरिक अधिकारों की बात करने के लिए, उस पर फोकस करने के लिए हम कमजोर हुए, तो आपको क्या रास्ता आगे दिखता है? ये जो अभी कैरेक्टर असैसिनेशन का दौर है सोशल मीडिया के ऊपर, आप कहें या फिर वैसे भी समाज में है ही है ना, केवल सोशल मीडिया पे नहीं है ये चीज। अगर प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं नागरिक अधिकारों की बात नहीं होनी चाहिए, तो आप तो नागरिक अधिकारों की लड़ाई लड़ती हैं। ऐसा वही गाने हैं आपके जो आप गीत गाती हैं, कैसे लड़ पाएंगी आप? क्या रास्ता है? देखिए, एकदम ठीक बात है कि वो लोग बहुत पावरफुल लोग हैं, सत्ता में जो होते हैं वो बहुत पावरफुल होते हैं। ये चीजें डराती हैं महाराज। हम लोगों के पास वैसा तो कोई दल बल है नहीं, बहुत साधारण लोग हैं। जैसे मैं अभी ये इंटरव्यू देने अकेले आई हुई हूँ, हमें सड़क पे ऐसे अकेले चलना भी है, 4 लोगों की नजर भी रहती है। एकदम ठीक बात मैं आपको बता रही हूँ, कौन है, कहाँ से आया, क्यों आया। सच बात यह है कि ये चीजें डराती हैं, और क्योंकि संविधान ने हमें ताकत दे रखी है, तो संविधान से बड़ा कोई भी नहीं है। भाजपा संविधान से बड़ी नहीं है। वो अलग बात है कि भाजपा का कोई प्रत्याशी अपने भाषण में बोल देता है कि अब की बार अगर हम 400 पार कर देंगे तो देश का संविधान बदल देंगे। चीजें डराती हैं। हम लोग बहुत छोटे लोग हैं ना, आम नागरिक हैं, पर बात यही है कि हमने अगर आपको वोट किया है तो सवाल आपसे पूछेंगे। आप कितना भी भागने की कोशिश करेंगे, आप कितना भी चरित्र हनन पे उतर आएंगे और शाम दाम दंड भेद किसी भी चीज पे उतर आएंगे, पर हम आपसे सवाल करेंगे। पर नीरज जी, सच्चाई यही है कि ये चीजें डराती हैं। हाँ, लगता है कि क्या होगा इस देश के लोकतंत्र का, इस देश का प्रधानमंत्री ऐसी उलझुल बातें कर रहा है तो डर लगता है। नेहा, आपके हस्बैंड किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाते थे, जब उनकी नौकरी गई या उन्होंने नौकरी छोड़ी तो ये बात लगा कि क्योंकि नेहा इस तरीके के गाने गाती है तो उसका प्रभाव उस नौकरी पर पड़ा और इस कारण से उन्हें वो नौकरी छोड़ना पड़ा। तो क्या ये जो तमाम आपका असैसिनेशन, कैरेक्टर असैसिनेशन हो रहा है या आलोचना हो रही है, जिस तरीके के गाने आप गा रही हैं, इसके कारण परिवार को सफ़र करना पड़ रहा है? देखिए, एकदम या उस क्लेम में भी कितनी सच्चाई थी, एक बार आप बताइएगा। हाँ, मैं बताना चाहती हूँ। कई बार लोग कहते रहते हैं कि अरे झूठे इतना तो सरकारों के पास टाइम ही नहीं है कि तुम्हारे लिए ये करे वो करे। अरे उनके पास खूब टाइम है भाई, यही तो टाइम है। खूब टाइम है, उनका काम ही यही है, यही सब करना। देखिए, होता क्या है, जैसे मैं आपके ये दर्शकों से भी मैं पूछना चाहूंगी और आपसे भी पूछना चाहूंगी कि ये कैसे हो सकता है कि एक व्यक्ति किसी संस्थान से 8 वर्षों से जुड़ा हुआ है और 8 सालों में कोई शिकायत नहीं आई, और एक दिन
मुझे नोटिस आता है और अगले दिन उनसे रिजाइन मांग लिया जाता है। अच्छा, रिजाइन वगैरह का देखिए, मैंने कभी कोई ऑफिस में काम नहीं किया तो मुझे आइडिया नहीं है, पर मोटा मोटी ये आइडिया जरूर है कि अगर किसी से रिजाइन लिखवाना होता होगा तो 4 दिन 5 दिन पहले या 1 हफ्ते पहले उसको जो है चेतावनी दी जाती होगी कि भाई तू संभल जा। ऑफिस में वार्निंग लेटर जैसा, हाँ, ऐसा कुछ प्रोसेस जरूर होता होगा, परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट प्लान्स होते हैं, तमाम चीजें हैं, होता है ना। पर ऐसा कैसे हो सकता है कि एक दिन आप गए ऑफिस अपना सूट बूट पहन करके और आकर के आपका जो एचआर है बोलता है कि यहाँ पे साइन कर दो, दस्तखत करिए और यहाँ से निकल जाओ, ये कैसे है? तो ये महज एक संयोग नहीं था। तो बिल्कुल ऐसा है, मेरे को नोटिस मिला, अगले दिन मेरे हस्बैंड से रिजाइन लिखवा लिया गया। और कोई बात नहीं, हम वैसे लोग नहीं है कि अब रोने लग जाएंगे कि मुझे माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई, मुझे तो इवेंट्स चाहिए, मुझे तो शोज दिला दो। नहीं भाई, हम लोगों का अपना घर परिवार है, 2-4 बीघा खेत है, गाय भैंस है हम लोगों की, हम लोग यूपी बिहार के लोग हैं, तो अपना हम लोगों का खर्चा निकल जाता है। और ठसक तो है कम से कम और नहीं तो क्या, करते रहिए कुछ भी, हम तो कहेंगे चंदा चोरबा को देंगे। अरे बिल्कुल कहें, बिल्कुल कहेंगे, बिल्कुल कहेंगे। हमारे यहाँ तो राम जी को गारी सुनाया गया है, चंदा चोर को क्यों नहीं गारी सुनाएंगे भाई। तो आपने जैसे कहा कि परिवार को सफर करना पड़ता है नेहा, परिवार जब सफर करता है तो हर किसी का एक थ्रेशोल्ड होता है डर का कि भाई अब बहुत हो गया, अब इससे ज़्यादा नहीं। वो लगातार देख रहे हैं कि उनकी बहू, उनकी बेटी, उनकी पत्नी जो है वो परेशान हो रही है। इसके अलावा उनको भी कीमतें चुकानी पड़ रही हैं। तो परिवार का सपोर्ट हमेशा रहा है या परिवार भी कहते हैं बस करो यार, कितना गाओगे, अब रहने दो? देखिए, आज से अभी से 2 साल पहले जब मेरी शादी नहीं हुई थी, जब मैं अपने मायके में रहती थी, तो मेरी माताजी ज़्यादा परेशान हो जाती थी। पर अभी मैं मेरी शादी के 2 साल होने वाले हैं, मैं अपने हस्बैंड के साथ रहती हूँ और ससुराल में रहती हूँ। इस चीज़ में मैं कह सकती हूँ कि मैं बहुत लकी हूँ। मैं जो काम कर रही हूँ, मेरे घर में तीन लोग हैं, मेरी ननद हैं, ससुर हैं और हस्बैंड, और मेरे को लेकर के 4 लोग। बहुत लकी हूँ। कभी लोगों ने नहीं कहा मुझे कि तुम जो कर रही हो अब बंद कर दो, तुम तो नाक कटा रही हो, कभी नहीं हुआ। हाँ, गांव समाज में बिल्कुल लोग कहते हैं। जब मेरे को नोटिस आया था यूपी में काबा, तो बिल्कुल ठीक बात है, गांव समाज के लोग ये कह रहे थे कि बताओ, अभी तो कल की आई बहू जो है 7-8 महीने शादी के हुए हैं, अभी से पुलिस दरोगा आने लगे, पता नहीं क्या करने वाली है ये। अच्छा, हमारे इधर कहते हैं बड़ा हीरोइन से ब्याह किए हैं ना। हाँ, पता नहीं क्यों ऐसे क्या कहते रहते हैं कि हीरोइन से बिया की है तो उसका तो खामियाजा भुगतना पड़ेगा ना। अरे हम तो कह ही रहते हैं कि क्या ही उससे शादी, ये वो। हाँ, ये होता है गांव समाज में, घर पे बिल्कुल नहीं। परिवार वाले शील्ड की तरीके खड़े रहे हैं आपके साथ। बहुत एकदम ठीक बात है कि वो एक स्तंभ की तरह है। अदरवाइज मैं शायद इतनी कॉन्फिडेंटली अपनी बात नहीं रख पाती। घर परिवार में एक लड़की के लिए वो सबसे बड़ी चीज होती है कि आपका हस्बैंड आपको सपोर्ट कर रहा है कि नहीं, आपके पिता आपके साथ हैं कि नहीं, आपका भाई आपके साथ है कि नहीं। आपके घर वाले ही अगर साथ छोड़ देंगे तो समाज आपके ऊपर हावी हो जाएगा। बिल्कुल। तो अगर मुझे सोशल मीडिया पे गालियां पड़ती हैं तो ऐसा नहीं है कि मेरे हस्बैंड नहीं देखते हैं। अरे वो भी सोशल मीडिया से जुड़े हैं, वो देखते हैं, लगातार देख रहे होते हैं, लगातार देख रहे होते हैं। एक दिन तो जिस दिन ये वो एक पोर्न स्टार के साथ मेरा ट्रेंड चल रहा था, मैं कैमरे के सामने बिल्कुल भी, मैं कई इंटरव्यूज में ऐसा बोल चुकी हूँ कि नहीं बोलना चाहती हूँ, लेकिन मैं फिर भी बोल रही हूँ क्योंकि हूँ तो इंसान ही, बहुत प्रभाव पड़ता है। लेकिन फिर होता है कि चलो यार, ये लड़ाई है और ये हमें लड़नी है। उस दिन जब ऐसा हुआ तो लिटरली मेरे आंख से आंसू आ गए थे, क्योंकि हम जहाँ से आते हैं ना, बहुत बड़ी चीज है ये सब बहुत घिनौनी बात है कि भाई क्या चल रहा है, ये क्यों चल रहा है। ठीक है, उससे कोई लेना देना नहीं है, मेरे शरीर में कुछ भी ऐसा मेरा चरित्र हनन कर देने से कुछ हो नहीं जा रहा है, लेकिन लगता है ये क्या हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। मेरी आंख में आंसू आ गए थे। फिर हिमांशु आता है और वो मुझे बताता है कि ये तो तुम्हारा, इसको उपलब्धि समझो, अवार्ड, हाँ, इसको अपनी हासिल समझो, अपनी इसे कमाई समझो कि 4 लोग तुम्हें आकर के एकदम से, एक जो ट्रोल गैंग है वो पूरा एकदम से एक्टिव हो गया है। तो ये जो सपोर्ट है ये बहुत मायने रखता है, ये जो हौसला देना है ये बहुत मायने रखता है। तो परिवार एक सपोर्ट सिस्टम के तरीके से खड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा नेहा, जन संचार की अगर हम बात करते हैं तो लोक गायन है या लोक कलाएं हैं, ये सब जन संचार का एक माध्यम है, और जन संचार का एक बहुत बड़ा माध्यम मीडिया है। आप एक मीडिया कॉन्क्लेव में जाती हैं, वहाँ आप वापस आ जाती हैं, मीडिया का पूरा जो चरित्र है वो भी आप देख ही रही हैं किस तरीके से मीडिया बर्ताव कर रहा है, मेन स्ट्रीम मीडिया की मैं बात कर रहा हूँ।
तो आपको क्या लगता है जनसंचार के माध्यम एक दूसरे को क्यों काटने लगे हैं, ये स्थिति क्यों पैदा हुई है? देखिए, अब मीडिया की बात कर रहे हैं ना, कई लोग आपके दोस्त भी होंगे, महिला होने के नाते भी, एक मनुष्य होने के नाते भी, एक कलाकार होने के नाते भी, किसी ने आपको सपोर्ट एक्सटेंड किया कि नेहा चलो स्क्रीन पे जो होता है जैसे होता है, लेकिन हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे खिलाफ ये गलत हो रहा है? बिल्कुल नहीं, कोई नहीं, बिल्कुल नहीं। और आप अगर मीडिया की बात कर रहे हैं तो मीडिया तो फिलहाल हाथी की खिचड़ी खा रहा है। मीडिया जो है प्रधानमंत्री जी के साथ फोटो खिंचा खिंचा करके सोशल मीडिया पे ये बता रहे कि अरे वाह, मीडिया तो ये कह रहा है मैं मेरे प्रधानमंत्री को डिफेंड करूंगा और करूंगी। ये पत्रकारिता का लेवल है। एंकर्स कब से डिफेंड करने लगे प्रधानमंत्री को महाराज? पार्टी के प्रवक्ता करते हैं तो उनका समझ में आता है, वो उनका धर्म है, पार्टी के प्रति जिम्मेदारी है, कर्तव्य है। अब ये जो है मीडिया कब से प्रधानमंत्री को और किसी पार्टी को डिफेंड करने लग गई? तो ये हाथी की खिचड़ी खाने वाला मीडिया, इससे क्या ही उम्मीद की जाएगी। बिल्कुल। और आपने कहा कि कई बार मेरी लड़ाई हो जाती है, एकदम ठीक बात है। कई बार तो ये भी हो जाता है कि मुझे कॉन्क्लेव में बुलाया जाता है कि सुबह आना है, शाम तक जो है मैं अपनी पैकिंग सैकिंग कर रही होती हूँ, फिर एक कॉल आता है कि सॉरी माफ़ कीजिएगा। मैं पूछती हूँ रीजन बता दो, ऐसा है कि वैसा है कि, बताओ बताओ क्या बात है? कोई सब्सटेंशियल रीजन नहीं, क्योंकि आप नेहा सिंह राठौड़ हैं इसलिए आपको नहीं बुलाया जाएगा। नहीं बुलाया जाएगा। फिर मैं कभी जाती हूँ तो नेहा जी एक बात कहनी थी। हाँ जी कहिए ना। वो जो उस गाने में ये जो शब्द है आप प्लीज उसको थोड़ा, अच्छा मुझे बेवकूफ समझ रखे हो क्या? ऐसा तो नहीं है कि दारू के नशे में मैंने वो शब्द लिखे हैं कि मुझे पता ही नहीं है कि वो क्या लिख दिया है, या पता ही नहीं कि मीडिया में जाएगा, ये इतने सारे लोगों के बीच जाएगा तो क्या असर पड़ेगा। ऐसा नहीं है भाई, वो शब्द नहीं हटाऊंगी मैं। देखिए थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा हमें। क्या दिक्कत हो जाएगा वो भी नहीं बताना है, क्या दिक्कत हो जाएगा, कहाँ से प्रेशर है भाई आपको? तो हो जाता है फिर इसी बात पे लड़ाई भाई। अब वो उसमें बताएं क्या, सबको पता है कहाँ से दिक्कत हो सकती है। हाँ वो अंडरस्टूड टाइप मामला है। अच्छा नहीं, मैं आपके प्रोफाइल को विजिट कर रहा था ट्विटर पे, उसमें जो आपका कवर इमेज है उसमें आपने भोजपुरी बचाओ आंदोलन लिखा हुआ है, ये क्या है? देखिए मेरा एक आंदोलन है नीरज जी, आप भी बिहार से आते हैं तो आपको ये तो आइडिया होगा ही कि भोजपुरी में कैसे आजकल गाने बन रहे हैं। मुझे भोजपुरी समझ में आती है, इसीलिए भोजपुरी को लेकर के मुझे ज़्यादा चिंता होती है। कई बार मुझसे लोग आकर के आरोप लगाते हैं कि हिंदी में, बॉलीवुड में बड़े फूहड़ गीत बन रहे। बिल्कुल बन रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं, मैं उस चीज़ को डिनाई कर रही हूँ। पर मैंने जो पहली भाषा बोली थी ना, पहला जो शब्द बोला था वो भोजपुरी में बोला था, इसलिए भोजपुरी के प्रति जो है मेरी जिम्मेदारी ज्यादा है। हिंदी की लड़ाई जिसको लगती है वो लड़े, लेकिन मैं भोजपुरी की लड़ाई लड़ रही हूं। मैं भोजपुरी की लड़ाई लड़ रही हूँ क्योंकि मैं भोजपुरी क्षेत्र से आती हूँ। भोजपुरी में नीरज जी फिलहाल हालत ऐसी हो गई है कि आप अपने घर परिवार के साथ उनके गंदे गीत नहीं सुन सकते। मैं आपको बताऊं, मैं बिहार से बिलोंग करता हूं, मैथिली मेरी भाषा है, भोजपुरी भी एक भाषा के तौर पे हम लोग मानते ही हैं, लेकिन मैंने कभी भी भोजपुरी का कोई गाना नहीं सुना है। नेहा सिंह राठौड़ के गाने मैं सुन लेता हूं, लेकिन मैं सुन ही नहीं सकता। मतलब लोग कहते हैं परिवार के साथ नहीं, आप अगर सभ्य संभ्रांत व्यक्ति हैं तो आप नहीं सुन पाएंगे। नहीं सुन सकते। ज्यादातर उनके गीतों में जो है वो महिला विरोधी गीत हो, ज्यादातर नहीं मतलब सब, लगभग 100% गीत आप कह सकते हैं वो महिला विरोधी होते हैं। कभी कोई महिला के कमर पे टिप्पणी कर रहा है, कभी नाक पे, कभी उसके पूरे फिजिक पे टिप्पणी कर रहा है, लहंगा चोली फटाफट खोल के दिखाओ, लहंगा उठा दे रिमोट से। और ये तो मैं आपको फिर भी थोड़ा सा वैसे करके बता रही हूँ, बहुत गंदे गंदे गीत जो है वो बनते हैं, पूरा इमेजरी क्रिएट कर देते हैं। अरे मत पूछिए, बहुत बहुत गंदा। तो एक भोजपुरी भाषी होने के नाते भोजपुरी भाषा के प्रति संवेदनशील और सजग नागरिक बोल सकते हैं, या हम जहाँ से आते हैं, जिस समाज में रहते हैं, उस समाज के प्रति हमारी एक जिम्मेदारी होती है। तो भाषा के प्रति भी जिम्मेदारी है, जो ये पूरी दुनिया भर में, इनफैक्ट अब तो आईपीएल में भी एक तो मैंने वीडियो क्लिप देखा नीरज जी, मैं वो आपको बता नहीं सकती। जिस कमेंट्री की बात आप कर रही हैं वो चलाया नहीं जा सकता है, यहाँ पर चलाया नहीं जा सकता है, वो भोजपुरी नहीं है। हमारी भोजपुरी को ये बदनाम करने वाले लोग होते कौन हैं? हमारी भोजपुरी वो गर्दा उड़ाने की मशीन नहीं है। वो जो जिस तरीके से बताया गया आईपीएल में, पूरा इतने बड़े लेवल पे भोजपुरी को इंट्रोड्यूस किया गया, वो अपनी भोजपुरी नहीं है। ये लुच्चे लफंगों की भाषा थोड़ी है महाराज, विरासत है, और ये हमारी विरासत है जी। तो इसको सहेजना, इसको संभालना, इसको संरक्षित करना, अब क्योंकि हम युवा पीढ़ी हैं तो ये हमारी जिम्मेदारी है।
लेकिन यह भोजपुरी बचाओ आंदोलन की जब आप बात करती हैं, भोजपुरी की बात जब आप करती हैं, तो आपकी वो लड़ाई भी राजनीतिक होती दिखती है। उस राजनीति में भी जो मुखालफत है वो एक पार्टी की है, एक विचारधारा की है। तो अल्टीमेटली ये लड़ाई राजनीतिक है या फिर सच में भोजपुरी भाषा की लड़ाई है क्या? देखिए, राजनीतिक होने की आप बात करते हैं तो आप मुझसे इसमें सीधा सवाल पूछ सकते हैं कि आप मनोज तिवारी जी के गानों को लेकर के, रवि किशन जी के गानों को लेकर के बड़ा टीका टिप्पणी करती रहती हैं। ये सवाल है। साथ में इसमें जो आपकी गानों का जो रचना कर्म है वो लगभग सरकार की जो नीतियां बन रही हैं उसके खिलाफ लगातार आई हैं, चाहे बेरोजगारी की बात करें। देखिए, सबसे पहली चीज कि मैं लोगों को ये बताना चाहती हूँ भोजपुरी बचाओ आंदोलन के थ्रू, उस बात पे भी आएंगे जो राजनीति और ये सारी चीजें हैं। मेरा जो आंदोलन है भोजपुरी बचाओ को लेकर कि वो सिर्फ ये नहीं है कि भोजपुरी में जो गंदे गीत गा रहे हैं उसको डिमोरलाइज करना है, ये भी है कि नए और साफ सुथरे गीत लिखने हैं और लोगों को एक अलग भोजपुरी के रूप में बताना है कि भाई अपनी भोजपुरी ये भी है, अपनी भोजपुरी में रोजगार के गीत भी गाए जा सकते हैं, अपनी भोजपुरी में महंगाई के गीत हो सकते हैं, अपनी भोजपुरी में मौलिक अधिकारों के गीत हो सकते हैं जो मैंने लिखा है, संविधान गीत मैंने लिखा है। तो ये है ना भाई अपनी भोजपुरी। कई बार लोग कहते हैं तुम भाषा का और लोक संगीत का राजनीतिकरण कर, भाई लहंगाकरण तो नहीं कर रहे हैं ना, चोलीकरण तो नहीं कर रहे हैं ना। भाषा का राजनीतिकरण, लोक गायन का राजनीतिकरण की बात करते हैं लोग, मुझ पे आरोप लगाते हैं कि अरे तुम लोग गायिका नहीं हो, ये क्या, तो ये क्या बात होती है। आप सोचिए ना महाराज, यूपी में काबा गाने पे अगर चीफ मिनिस्टर तक ये बात पहुंच जाती है तो ये भाषा का उत्थान है, ये पतन नहीं है। ठीक बात है, आपकी मैसेजिंग वहां तक पहुंच रही है, वहां तक पहुंच रही है। बेरोजगारी के गीत जब आप गा रहे हैं, चाहे आप पूछ रहे हैं कि यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे हो गया, बताइए कौन जिम्मेदार है, वहां तक अगर शीर्ष नेतृत्व तक ये बात पहुंच रही है तो ये आपकी भाषा का उत्थान है। भाषा में लहंगा चोली करने वाला जो है वो भाषा को जो है गर्त में गिराया है, मैंने नहीं गिराया हुआ है। दूसरी चीज ये कि राजनीतिकरण की आप बात कर रहे थे कि वो भी एक पॉलिटिकल पार्टी तक, देखिए बीजेपी पार्टी को आप बोल सकते हैं, बिल्कुल वो मैं उनसे सवाल पूछती रहती हूँ, इसलिए क्योंकि भोजपुरी के गंदे गायक मनोज तिवारी जी को टिकट मिलता है, तीसरी बार टिकट मिलता है। भोजपुरी के गंदे गायक लहंगा उठा दे रिमोट से फेम रवि किशन जी को जब टिकट मिलता है तो मुझे होती है चिंता अपनी भोजपुरी के लिए। जब रहरी में इंटर कैलू, सरसों में बीए, उखियरिये में एमा उमा के पढ़ाई फेम दिनेश लाल यादव और निरहुआ जी को टिकट मिलता है तो मुझे होती है चिंता। इसके बाद गोदी में लेके जन खोदी है जीजा जी गाने वाले पवन सिंह को जब आसनसोल से टिकट मिलता है तो मैं अपना माथा पीट लेती हूँ। और फिर डिस्को डीजे नहीं चलेगा तुम्हारा। और उसमें भी भोजपुरी का बिल्कुल भ्रंश रूप जो असल में एग्जिस्ट करना ही नहीं चाहिए, होना ही नहीं चाहिए, वो करना ही नहीं चाहिए। ये 3-4 जो चेहरे हैं, जो भोजपुरी का जो एक काला पक्ष है, जो स्याह टाइप का जो पक्ष है, ये भोजपुरी के गंदे लोग ही भोजपुरी की असली पहचान बने बैठे हैं। भोजपुरी माने मनोज तिवारी, बिल्कुल नहीं। मनोज तिवारी जैसे लोगों ने भोजपुरी की बोटियां बेची है, अपना घर बंगला बनाया, भोजपुरी को दिया कुछ नहीं है। इसीलिए चर्चा ये भी चल रही थी क्या कि भोजपुरी मतलब मनोज तिवारी नहीं, भोजपुरी मतलब नेहा सिंह राठौड़, इसलिए मनोज तिवारी के खिलाफ चुनावी दंगल में नेहा सिंह राठौड़ उतर सकती हैं। चर्चाएं ये भी चल रही थी, कितनी सच्चाई थी? नहीं, अभी से कुछ दिन पहले मैं तो मीडिया का बड़ा इस मामले में धन्यवाद करना चाहूंगी। मीडिया ने मेरे लिए बड़ा एक पूरा माहौल क्रिएट किया था। देखिए, मैं गई थी एक मुंबई में प्रशिक्षण शिविर है, मुझे बुलाया गया था, वो कोई कार्यक्रम हो रहा था कांग्रेस का, तो मुझे बुलाया गया था। तो वहाँ पे किसी ने मुझसे ये पूछ लिया, किसी मीडिया के साथी ने, कि भाई जो है आप कांग्रेस अगर आपको मौका देती है, अगर आप टिकट देती है तो आप चुनाव लड़ेंगी? मैंने कहा मैं विचार करूंगी। अब ये बात को लेकर के पूरा एकदम शाम तक पूरा मीडिया में हो हल्ला कि सूत्रों के हवाले से हमें पता है नेहा सिंह राठौड़ सांसद बनने की तैयारी कर तो मैंने इस चीज को कभी डिनाई नहीं किया, मैंने कहा बिल्कुल मैं विचार कर सकती हूँ। लेकिन जब आप विचार करेंगी या फिर आप इस तरह का जुड़ाव दिखाती हैं कांग्रेस के साथ, तब तो आपका जो पूरा रचना कर्म है नेहा, जो आपने किया है, जो बातें आप कर रही हैं, उस पर सवाल उठ जाएगा, यार ये तो एक पार्टी से जुड़ी हुई महिला थी, इस कारण से ये। आप बताइए ना कि कभी मैंने कांग्रेस पार्टी का या किसी भी विपक्षी पार्टी का गुणगान किया हो तो? मुझे लगता है कि बेरोजगारी पे अगर अभी बात कांग्रेस कर रही है तो मैं साथ हूं उसके। अगर महिलाओं पे जो हिंसा हो रहा है, अपराध हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, उसको लेकर के अगर कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ रही है, मैं हूं उसके साथ। भाजपा लड़े ना महाराज, मैं उसके साथ हूं, मैंने कभी मना नहीं किया। भाजपा से कोई दुराव नहीं है? बिल्कुल नहीं है। जो हमारी लड़ाई है उस लड़ाई को तुम अपनी बना लो, अपनी लड़ाई बना लो। अगर तुम कंगना रनौत के सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हो
तो नेहा सिंह राठौर के सम्मान की लड़ाई लड़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। पर ये जब आप भेदभाव करेंगे कि कंगना रनौत देश की बेटी है और नेहा राठौर पता नहीं कौन है, हमें सुनाई ही नहीं दे रहा है, हमने अपने मुंह में दही जमा लिया है, आंख पे हमने पट्टी बांध लिया है, तब तो हम आपसे पूछेंगे ना महाराज सवाल। दूसरी चीज ये कि कोई भी पार्टी जब तक वो विपक्ष में रहती है वो जनता के मुद्दे से कनेक्टेड रहती है, सत्ता में जाते ही पता नहीं भैया उसको क्या हो जाता है। पावर करप्ट्स मैन। 2014 में भी मोदी जी 2 करोड़ रोजगार दे रहे थे, 15 लाख रुपया दे रहे थे, कहाँ है भाई? तो कल को मैं तो कह रही हूँ बतौर लोक गायिका, कल को अगर राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनते हैं, आप देखिएगा नीरज जी, नेहा सिंह राठौर विपक्ष के साथ पाई जाएगी और भाजपा के साथ पाई जाएगी। फिर भाजपा वाले के, फिर कांग्रेस वाले शायद ये कह दें कि लेकिन टिकट मिल गया नेहा सिंह राठौर को, तो कल की बात कल देखी जाएगी, कल की बात कल देखी जाएगी। अगर टिकट मिल जाता है और उस वक्त आप जीत जाती हैं, सरकार बन जाती है और पार्टी उन मामलों के साथ नहीं दिखती जिनके साथ नेहा है, तो अब नेहा क्या करेंगे? क्या लिखेंगे? प्रेम गीत लिखेंगे? फिर तो नहीं, संविधान गीत नहीं लिख पाएंगे। नहीं, क्यों नहीं? देखिए मैं वही तो बात कह रही हूँ, बिल्कुल एकदम आप बहुत ही जेन्युइन टाइप का सवाल पूछ दे रहे हैं, क्योंकि जब आप किसी पार्टी से जुड़े होते हैं, मुझे जहां तक लगता है, अभी तक मेरा किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, तो मुझे लगता है कि शीर्ष जो नेता है कुछ भी बोल दिए, अब सारे लोग उसको डिफेंड किए पड़े हैं, कि ठीक है भाई, अब उस आदमी ने ऐसा कुछ बोल ही दिया तो भले उस बात में कोई तर्क हो या ना हो, अब पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते या पार्टी सांसद नेता विधायक कुछ भी होने के नाते उस चीज को डिफेंड करना पड़ेगा। आपको पता है नेहा सिंह राठौर का ये मिजाज ही नहीं है, मैं आपको सच बता रही हूँ। पता नहीं आप कल मुझे कैसे देखने वाले हैं, ये मुझे भी नहीं पता, पर ये मेरा मिजाज नहीं है। अगर मुझे लगता है कि उनसे कुछ गलती हुई या वो इस मुद्दे पे फोकस नहीं हो पा रहे हैं, तो मैं पर्सनली उनसे मीटिंग करना चाहूंगी कि भाई ये चीज ठीक नहीं है। तो ये नेहा सिंह राठौर का मिजाज है, वो पार्टी की चाटुकारिता या साहेब की चाटुकारिता या उन्होंने कुछ भी बोल दिया उसको डिफेंड करने, ये मुझसे नहीं हो पाएगा, ये मेरा मिजाज नहीं है। एक ही फन तो हमें मिलता है, जिससे मिलिए उसे खफा कीजिए ये कह सकते हैं आपका मिजाज? पता नहीं, मतलब वो वाला मिजाज नहीं है कि डिफेंड करना है, कुछ भी बोल दिया, महिलाओं के मुद्दे पे चुप हैं तो ठीक है भैया वो चुप है तो हमको नहीं, ऐसा नहीं होगा। हम जरूर उनसे बात करेंगे कि आपको वहां पे बोलना चाहिए, आपको वहां पे जाना चाहिए, हम वहां जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी अगर मौका देती है कि आइए भोजपुरी की बात आप करती हैं तो करिए आप हमारी पार्टी से जुड़कर। नहीं देखिए, ये भी मैं कह रही हूँ कि कई बार मुझसे लोग पूछते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अगर आपको टिकट दे, तो मैं कहती हूँ कि 4-5 मेरी शर्त है, प्रधानमंत्री जी वो मान जाए तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। कौन सा शर्त है भाई? प्रधानमंत्री जी सबसे पहले तो वो मैं जो देख रही हूँ, एक जो कार्टून आप लोगों ने बनाया है इंडिया इज विद इजराइल, और पीछे में मणिपुर में आग लगी हुई है, तो मणिपुर चले जाए वो। तो एक शर्त ये हुई। दूसरी, जंतर मंतर पे जो बेटियां प्रदर्शन कर रहे हैं उनसे भी जा करके कर रही थी, अब तो पता नहीं वो बेचारी मुझे लगता थक हार गई, जाके उनसे थोड़ा माफी मांग लें, जाके उनसे थोड़ा बात कर लें। किसानों पे थार चलाने वाले लोगों को टिकट ना दें, बलात्कारी भ्रष्टाचारियों को वो टिकट ना दें, किसानों के ऊपर बम गोले न बरसाएं, बेरोजगार अगर प्रदर्शन कर रहा है अपने रोजगार के लिए तो उस पर लाठी न बरसाएं। तो ये सारी शर्तें, अरे लिस्ट काफी लंबी है, तो मैं खाली आपको 2-4 बता रही हूँ। तो बिल्कुल फिर लगेगा कि हाँ भाई आप तो कर रहे हैं वही काम जो हम कर रहे हैं। हिसारे सितम टूट गया तो देखी जाएगी मतलब आप हमारी लाइन में आ जाइए फिर देखेंगे ऐसा। अच्छा नेहा, जिस चीज से मैंने शुरुआत की थी इस बातचीत की कि आपको मैं कैसे एडजेक्टिफाई करूं, लोक गायिका के तौर पर, सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर? लोक गायिका मैं विशुद्ध लोक गायिका हूँ, किसी भी पार्टी से कोई जुड़ाव नहीं है। सामाजिक कार्यकर्ता क्यों नहीं? देखिए पता नहीं, मैं लोक गायिका हूँ। देखिए मेरा ज्यादातर आप चीज देखते होंगे, मेरा विरोध करने का अपना तरीका है। जब भी मुझे कोई बात लगती है कि ये चीज ऐसा है, यहाँ ये नहीं होना चाहिए, तो मैं गीत गा करके अपनी बात कहती हूँ। जैसे मुझे वो मणिपुर वाला ये जो कार्टून बनाए हैं, मेरी नजर बार बार वहां जा रही है और उस पर मेरे को एक गीत भी याद आ रहा है, मैं 2 लाइन सुनाना चाहूंगी जरूर। क्योंकि अभी आपने कहा कि आपकी पहचान, तो वो लोक गायिका के तौर पे मैं कब से बोल रही हूँ, मुझे लगता है गीत मुझे सुनाना चाहिए। अरे कैसन बा तो हर चौकी दरिया हो, इजतिया लुटाई गईले हो, रोई रोई कहेली मणिपुर के बेटी, लिहते जनमवा माई दब तू नरेटी, अरे मार दे तू
कोख के भीतरिया हो इजतिया लुटाई गईल हो, कैसन बा तोहर चौकी दरिया हो इजतिया लुटाई गईल हो। ये मणिपुर के ऊपर आपने ये बात कही। नेहा, एक सवाल और मेरा बनता है, और जहाँ से हमने बातचीत शुरू की थी वहीं तक मैं वापस लौट के जाना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है वो बहुत ज़रूरी बातचीत है करने के लिहाज से। कैरेक्टर असैसिनेशन सोशल मीडिया पर जिसकी बातचीत हम कर रहे थे, ये आप झेल रही हैं। इससे पहले हमने सुल्ली डील्स देखा था, आपने भी ज़रूर सुना होगा। महिलाओं के खिलाफ एक पूरी तरीके से एजेंडा दिखता है, महिलाओं के खिलाफ एक समाज का निर्माण दिखता है, और समाज एक बार बनता है और वो काफ़ी दिनों तक वो समाज चलता रहता है, और सरकार की बहुत बड़ी भूमिका होती है। जैसे लोग समाज का नेतृत्व करेंगे, समाज का चरित्र वैसा हो जाएगा। क्या आपको लगता है इस समाज में परिवर्तन के लिए क्या किया जाना चाहिए, कैसे हो सकता है ये परिवर्तन? देखिए भैया, कई बार तो मुझे लगता है मैं खुद भी बड़ा परेशान हो जाती हूँ कि क्या होगा अपने समाज का, कैसे होगा सब कुछ ठीक। इस सोशल मीडिया के दौर ने ना बहुत कुछ हाथ से निकल गया है आपके। अब वो चीज़ ऐसा नहीं रहा कि ठीक है, अगर किसी का विरोध करना है तो आपको ज़रूरत है, उसके लिए कई सारे लोग इकट्ठा होंगे, सड़क पे फिर प्रदर्शन करेंगे। वो सोशल मीडिया रूपी जो चौराहा है, वहाँ पे आदमी भद्दी भद्दी गालियों के साथ जो है अपना प्रदर्शन कर रहा है अलग अलग तरीके से। दूसरी चीज़ ये है ना, आप यूएसए में बैठ करके मेरे लिए गाली लिख रहे हैं, आप मुझे पता ही नहीं आप कौन है, फर्जी आईडी बना करके लिख रहे हैं। समस्या तो ये है बिना किसी चेहरे के लोग, बिना किसी चेहरे के, बिना किसी पहचान के, आप कौन है असली में ये पता नहीं है। कई बार हमें ये लग रहा है कि फलाने जात का आदमी, फलाने धर्म का आदमी हमें टारगेट कर रहा है, हमें हमारे लिए गाली लिख रहा है, पर वो है ही नहीं, वो पता नहीं कौन है, वो पता नहीं कहाँ से मेरे लिए इतना ज्यादा नफरत फैला रहा है। दूसरी चीज जो आप चरित्र हनन की बात कर रहे हैं, देखिए महिलाओं के साथ ये जो चीजें हैं ये बहुत सदियों पुरानी हैं, ये कोई नई बात अभी नहीं हो गई है। ये तो बड़ा, इसने क्रांति का एक तरीके से जो है रूप ले लिया हुआ है आज के टाइम में, पर ये बहुत बड़ा सदियों पुराना रहा है कि जब समाज महिलाओं से हारने लग जाता है तो उसके बाद सिर्फ एक उपाय बचता है, चरित्र हनन। इनको बदचलन बोल दो। महिलाएं अपने चरित्र को लेकर के काफी सेंसिटिव होती हैं, उनको लगता है कि अगर हमारे चरित्र पे उंगली उठ गया तो समाज, परिवार हमें जो है वो नकार देगा, नकार देगा, त्याग देगा, कोई हमारे साथ खड़ा होने वाला नहीं, कोई हमारे साथ खड़ा नहीं होगा। जैसे मैं अभी आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, कई बार लगता है कि सोशल मीडिया के जो भद्दे ट्रोल्स हैं उन चीज़ों को उठा करके हम उसको प्रमोट ही कर रहे हैं, तो मैं उस पर्टिकुलर उसकी बात नहीं करूँगी, पर मेरे बारे में एक काल्पनिक और मनगढ़ंत टाइप की चीज़ का खूब अफवाह उड़ाए हैं, पोस्टल कांड का। हाँ, कर रही है। मैं उस पर जिक्र बिल्कुल नहीं करना चाह रही थी कि क्यों मैं उस चीज मैं ये सवाल नहीं पूछना चाह रहा था, लेकिन अब जब आपने जिक्र किया है, क्योंकि आपका जवाब बड़ा शानदार था, जो जवाब आपने पोस्टल कांड का दिया था मुझे भी बड़ी गुस्सा लगी, तो मैंने कहा मैं बताती हूँ। क्या आपको पता है, ये एकदम सही बात है कि 2018 के बाद, ग्रेजुएशन के बाद मुझे हॉस्टल नहीं जाने दिया गया है। मेरी मम्मी से कई बार लड़ाई हो मतलब वो रियल स्टोरी है, एकदम वो रियल स्टोरी। नहीं, अच्छा वो तो उसको तो थोड़ा सा मैंने वैसे बनाया था कि थोड़ा सा अंधभक्तों के लिहाज से वो ठीक रहे, लेकिन रियल स्टोरी ये है कि मेरी मम्मी ने मुझे हॉस्टल कभी नहीं जाने दिया। कारण ये था कि भाई लड़कियां, मनोज तिवारी जी का वो गाना है ना, बबुनी के लागल बा शहर के हवा उरी पड़ा, तो मेरी मम्मी को हमेशा लगता था कि मनोज तिवारी जी जो गाना गाए हैं, महिला विरोधी जो गायक हैं, महिलाओं की शिक्षा बाधित करने के लिए जो पूरा एकदम मिशन चलाते रहे हैं अक्सर अपने गानों में, तो इनके गानों से मेरी माता जी बड़ा प्रभावित हो गई थी। उन्होंने कहा नहीं बेटियां बाहर जाएंगी, पता नहीं दामाद खोज के ला देंगी तो क्या होगा, शहर की हवा लग जाएगी, शहर की हवा लग जाएगी। मनोज तिवारी जी से मेरा ये सवाल है कि बबुआ को क्या शहर की हवा नहीं लग जाएगी? अगर शहर में हवा लग जाने जैसी कुछ चीज है तो बबुआ को भी लगता होगा, लेकिन लगेगी केवल बबुनी को। लगेगी केवल बबुनी को, क्योंकि ये लोग, इनकी मानसिकता ही यही है, और ये लोग बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं। खैर, तो मेरे बारे में एक काल्पनिक टाइप की बात, कोई 20 लोग आकर के एक ही चीज को टैग कर करके पूछेंगे तो 21वां आदमी आकर के बोलेगा ना भाई कि भाई ये क्या बात है। अब वही ना गोएबल्स की जो थ्योरी है नेहा, कि एक ही झूठ को आप बार बार बोलिए तो वो कहीं ना कहीं दिमाग में इम्प्रिंट छोड़ देती है और वो सच की तरीके से परसीव की जाने लगती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो कोई बात नहीं, इनको करने दीजिए। हाउ डिड योर फैमिली रिएक्ट टू दिस? परिवार ने कैसी प्रतिक्रिया दी इस पर्टिकुलर इस बातचीत के ऊपर? देखिए,
फैमिली, मैंने कहा तो फैमिली में बड़े मेरे कूल लोग हैं, बहुत ही ज़्यादा, देखिए पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं। उनको ये पता है कि नेहा सिंह राठौर, उनकी जो बिटिया है, उनकी जो बहू है, वो ठीक काम कर रही है। फैमिली का ना नीरज जी, मैं इसमें कह सकती हूँ बहुत सपोर्ट है। वो कभी मुझे ये नहीं, खास तौर पे मैं अपने हस्बैंड का, क्योंकि मैं उन्हीं के साथ रहती हूँ, जैसे मुझे बाहर आना है मैं हमेशा उन्हीं के साथ रहती हूँ, वो गजब का सपोर्ट है। मुझे लगता है कि अगर वो नहीं होता तो शायद इतना कॉन्फिडेंटली मैं अपनी बात नहीं रख पाती और शायद हतोत्साहित हो जाती। बहुत गजब का सपोर्ट है। हाँ, ये आपने पहले भी बोला कि सबसे हाँ, मेजर सपोर्ट सिस्टम के रूप में वो लोग काम कर रहे हैं। नेहा, एक नया गाना आपका मैं सुन रहा था जिसमें आप किसी को चुन चुन के गाली देने की बात कर रहे थे। वो क्या गाली थी और कौन सा गाना था, एक बार कुछ गुनगुनाए? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं गुनगुना रही हूँ। हो भेज के DCBI करत बरजोर बाड़े, साहेब चंदा चोर बाड़े हो, कि तनिका अनपढ़ तनिका जाहिल थोड़े थोड़ बाड़े, साहेब चंदा चोर बाड़े हो। काहे चंदा चोर बाड़े? बीफ कंपनिया के कई के ब्लैकमेल हो, चंदा दो धंधा लो पे कैले तालमेल हो, कि ई त देश के लूटेरा रिश्वत खोर बड़े, साहेब चंदा चोर बड़े हो। थोड़ी तो मर्यादा रखिए। हम ये शब्द ये अच्छा था। हम ये शब्द नहीं कहेंगे, थोड़ी तो मर्यादा रखिए। क्योंकि आपने वो बात बोल दी। आपकी शर्तें हैं, कोई आपके दुश्मनी तो है नहीं मोदी जी से, है ना? 5, 6, 7 और बल्कि हिसारे सितम आपने शर्तें जो है वो रखी हुई हैं। वो शर्तें पूरी कर दे तो ना इन गानों की जरूरत पड़ेगी, और पढ़नी नहीं चाहिए कि एक देश के प्रधान के प्रति ऐसे गाने लिखने पड़े, बोलने पड़े। इसकी जरूरत पड़नी नहीं चाहिए। ऐसी जरूरत ना पड़ने दे, ये जरूरी है उन लोगों के लिए सोचना। जब तक वो ऐसा मौका देते रहेंगे, नेहा सिंह राठौर ऐसे गाने जब तक एक चीज और, जब तक तथाकथित मोदी जी के परिवार से ताल्लुक रखने वाले लोग मेरे चरित्र का हनन करते रहेंगे, मेरे बारे में मुझे सार्वजनिक रूप से अपमानित करते रहेंगे, मेरा गीत उतना ही तीखा होता जाएगा, मेरे गीत की धार उतनी ही तीखी होती जाएगी। और ये ऑन कैमरा मैं कह रही हूं कि हूं तो मैं इंसान ही भाई। ऐसा नहीं हो सकता कि यहां से प्रतिक्रिया नहीं निकलेगा। निकलेगा और बहुत तीखे रूप में निकलेगा, जोरदार निकलेगा, और बहुत जोरदार निकलेगा। उस चीज के लिए आप रेडी रहिए। मुनव्वर राणा का एक शेर है, बड़ा मिसोजिनिस्टिक सा शेर लगता है अगर आप डीप इंटरप्रिटेशन में जाएंगे, लेकिन शेर में वो कहते हैं कि छोटी सी कलम से कहाँ तक घसीट लाए, छोटी सी कलम से कहाँ तक घसीट लाए, हम इस गज़ल को कोठे से माँ तक घसीट लाए। तो उस कलम की ताकत से नेहा सिंह राठौर भोजपुरी में जो आप रिमोट से लहंगा उठा देने की बात सुनते रहे हो, और ऐसे लोगों को टिकट मिलना भी देखते हो, ऐसे लोगों का सांसद बन जाना भी आप देखते रहे हो, उसी कलम की ताकत से, उसी भोजपुरी भाषा की ताकत से नेहा उन बातों पर मुखर हैं, उन बातों पर सवाल पूछ रही हैं, उन बातों को उठा रही हैं जो हमारे समाज की ज़रूरत है। लोक गायन अपने आप में क्रियाशीलता या सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर आपको स्थापित कर सकता है, बल्कि कला की तमाम जो अभिव्यक्तियां हैं नेहा, मुझे लगता है वो सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में आपको स्टेब्लिश करता ही करता है। चाहे आप मीडिया में हैं, चाहे आप लोक गायन कर रही हैं, चाहे आप कोई पेंटिंग बना दें, ऐसा कोई चित्र उकेर दें जो मौजू जो है उसको समाहित कर ले, तो सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर आपको स्टेब्लिश करता है। इस लिहाज से मैं ये कहना चाहूँगा कि आज हमने बातचीत एक लोक गायिका से भी की, एक सामाजिक कार्यकर्ता से भी की, ऐसी सामाजिक कार्यकर्ता से जिनकी ज़रूरत हम सभी को है, इस समाज को है। नेहा, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू नीरज। और इस समाज का हिस्सा होने के नाते और पुरुष होने के नाते मैं आपसे माफ़ी भी मांगता हूं जिस तरीके से आपका चरित्र हनन हो रहा है, क्योंकि समाज के निर्माण में हम सब की उतनी ही भूमिका है। और आप अपने रचना कर्म को जारी रखें, ज़रूरत ना पड़े ऐसे गानों की, ऐसी हम उम्मीद करते हैं, प्रेयर्स करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।